से सदा वसले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के मामले में हम सबको जानकारी है कि किस प्रकार वो कम्युनिस्ट फिलॉसफी से घिरा हुआ है। कम्युनिस्टों की सरकार लंबे समय तक रही और उसके बाद ममता बनर्जी पहुंची तो वही कैडर जो कम्युनिस्टों का था वो उन्होंने कब्जा कर लिया। मैं लगातार कहता आया हूं कि देश में कोई भी पार्टी, इस समय दो पार्टियों के कैडर हैं जो ज़मीन पर हैं, जो लंबे समय से बने हुए हैं। एक तो कांग्रेस का पुराना कैडर। कांग्रेस उस समय जब वो स्वतंत्रता का आंदोलन कर रही थी और देश का आंदोलन था, मतलब कांग्रेस जो एक अभियान था, उस समय सभी आज की जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं या आज के जितने विचार हैं वो सब कांग्रेस के साथ थे। कारण ये नहीं था कि कांग्रेस एक पार्टी है, कारण ये था कि कांग्रेस एक अभियान था। कांग्रेस को अगर आप हिंदी में कहेंगे तो जन प्रतिनिधित्व कहते हैं। तो कांग्रेस ने बाद में पॉलिटिकल पार्टी बना ली। गांधी जी कहते रहे कांग्रेस पार्टी ख़त्म कर दो, नए सिरे से शुरू करो, लेकिन नेहरू तो नेहरू है। दूसरा, अगर किसी ने बेस बनाया तो वो 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था। संघ के सपोर्ट से या संघ विचार से चलने वाली, संगठन मंत्री देने वाली संघ की एक अनुषांगिक संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी आई। पहले वो जनसंघ के नाम से आया, फिर बाद में कुछ आगे पीछे चलता रहा और फाइनली वो भारतीय जनता पार्टी बनी। तो संघ का कैडर भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो ये दो मुख्य हैं जो एक आंदोलन करके आया था, यानी कि एक स्वतंत्रता का आंदोलन में अग्रणी भूमिका में थे, और दूसरे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो व्यक्तित्व निर्माण में व्यक्तियों को निर्माण करके आंदोलन में भेजने के लिए, मतलब एक इंस्टीट्यूशन है। मतलब मैं कहूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ से विभिन्न प्रकार के लोग भारतीय विचार को लेकर निकलते हैं। दूसरा, रोड पर आने वाली पार्टी जिसको कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के व्यक्तित्व निर्माण किए हुए लोग उस समय भाग ले रहे थे। यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय पूजनीय सरसंघ चालक माननीय डॉक्टर हेडगेवार, वो भी कांग्रेस के बैनर तले ही काम कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि तैयारी, यहाँ ये इंस्टीट्यूशन था जो तैयार करता था और वो आंदोलन था जो आंदोलन कर रहा। दोनों ही अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में थे। हालांकि आंदोलन करने के बाद जनरली क्या होता है, जो आंदोलन करने वाले लोग हैं केजरीवाल जैसे, वो सत्ता पर फोकस कर जाते हैं और अन्ना हजारे को भूल जाते हैं। पीछे से जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ से वो निकल कर आए वो भूल जाते हैं। इसी विचार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लोग दूसरी दृष्टि से देखने लगे और कांग्रेस सामने आ गई। तो कांग्रेस का अपना कैडर बन गया, क्योंकि दोनों ही, मैं कहूँ कि कांग्रेस एक आंदोलन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक स्वयंसेवकों का विचार, एक विचारधारा, दोनों का अपना कैडर है देश में। कांग्रेस आंदोलन, बाद में कांग्रेस पार्टी बन गया और भारतीय जनता पार्टी संघ के सपोर्ट से निकल पड़ी, यानी कि स्वयंसेवकों के द्वारा बनाई गई और वो चलाई जा रही। इसलिए दो ही पार्टियों का संसार में, हिंदुस्तान में कैडर है। अगर तीसरी कोई पार्टी स्वतंत्रता के समय पे थी जिसका कैडर बनाया, वो था सीपी, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो बंगाल में और बहुत सारे राज्यों में जिसका अपना प्रभाव था। इसके अतिरिक्त अगर हम किसी को कह सकते हैं तो वो हिंदू संगठनों की बात कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ हिंदू महासभा, वो भी पॉलिटिकल पार्टी बाद में बन गई, निकली किसी और करने थी, पॉलिटिकल पार्टी बन गई। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह तय किया कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेंगे। अगर हमारे स्वयंसेवक पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। संघ अपने मूल विचार को रखेगा। कांग्रेस अपने मूल विचार को भूलकर निकल पड़ी इधर, सीपीआई अपने मूल विचार को निकलकर पॉलिटिकल पार्टी बन गई, लेकिन संघ अपने मूल विचार को साथ में रखते हुए एक अलग अनुषांगिक संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी को एस्टेब्लिश कर बैठा। यही कारण है कि दोनों का कैडर है या तीनों का कैडर है। अब इस कैडर के बाद चौथा कैडर या पांचवा कैडर खड़ा करना लगभग बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि इस कैडर को खड़ा करने के लिए वर्षों का समय लगता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगभग, मैं ये कहूँ कि इस कैडर को खड़ा करने में उस समय या अभी 2014 में उनका वो फुल फ्लैश आ पाए हैं, तो ये मानकर चलिए कि उनको ये कैडर खड़ा करने में 90 साल लग गए। कांग्रेस का कैडर तो अंग्रेजों ने बनाया था,
इसलिए वो कैडर तो बनना स्वाभाविक था। सीपीआई का कैडर भी कहीं ना कहीं अंग्रेज सपोर्टेड था, इसलिए उनका भी कई राज्यों में कैडर था। अब नए सिरे से शुरू करने का मतलब ये हो गया कि ममता बनर्जी ने जब बंगाल में कांग्रेस से टूटकर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई, तो कैडर किसका मिले? कैडर उन्होंने वहाँ पर सत्ताधारी सीपीआई का पकड़ लिया और सीपीआई का पूरा कैडर उनके पास आ गया। जैसे सीपीआई का पूरा कैडर आया, यानी कि केवल मुखिया कांग्रेस की विचारधारा की थी, लेकिन कैडर पूरा कम्युनिस्टों का मिला। इसलिए कम्युनिस्टों के हाथों ममता बनर्जी कहीं ना कहीं अपने विचारों को भूल बैठी और कैडर कम्युनिस्टों का आ गया और वहाँ सरकार बन गई। कम्युनिस्ट आज वहाँ खत्म हो गए हैं, केवल इतना खत्म हो गए हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से सरकार नहीं है, लेकिन हकीकत में कम्युनिस्टों की ही सरकार है। जो कम्युनिस्टों का फॉर्मूला पुराना है, हिंदू विरोध और मुस्लिम तुष्टीकरण, इनको साथ में ले लीजिए, ईसाइयों को साथ में ले लीजिए, जो नाराज है, जो वंचित रहा है, जिसका रिपेयरिंग की आवश्यकता, उसको साथ में ले लीजिए और दुर्भावना भड़काकर वहाँ अपनी सत्ता बना लीजिए। तो सत्ता उन्होंने बना ली। ममता बनर्जी के रहते हुए बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जब 2014 में सरकार बन गई केंद्र में, तो भारतीय जनता पार्टी अपने उस मूल स्वभाव से जो वो लड़ती आई है जब से उसका उदय हुआ, कोई कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का उदय 80 के दशक में हुआ, मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी का उदय सन 1950-51 में हुआ। क्यों? क्योंकि वो जो जनसंघ था वही बदलते बदलते भारतीय जनता पार्टी बनी और संघ का कैडर था, इसलिए वो कभी बदला नहीं, वो वैसा ही चलता है। वो अलग बात है कि एक जनसमूह की आवश्यकता पड़ती है, सिद्धांत के अलावा दूसरे प्रकार के लोग और एक संख्या बल की आवश्यकता पड़ती है। संघ के पास जो अपना सिस्टम है, वो ये मानकर चलिए कि वो एक सैद्धांतिक सिस्टम है। इस सैद्धांतिक सिस्टम के अलावा मॉब की आवश्यकता पड़ती है, संख्या की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संघ के सिद्धांत हो सकता हो और होंगे भी, इसके अतिरिक्त बहुत सारा मिश्रण चाहिए होता, क्योंकि वहां बल की आवश्यकता होती है, वहां सिद्धांतों के अलावा बल भी चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जब से उदय हुआ तब से आंदोलन पर है। पहला आंदोलन उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर किया था, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वो जो परमिट सिस्टम नेहरू जी ने लागू किया था, वो परमिट सिस्टम तोड़कर जम्मू कश्मीर में घुस गए थे और पहली शहादत, पार्टी बनने के बाद शहादत भी दे दी, उनकी हत्या भी कर दी गई, ऐसा कहते हैं लोग। उसके बाद बड़े आंदोलन करते रहे, चाहे वो 75 का आंदोलन हो, चाहे वो राम मंदिर का आंदोलन हो, चाहे वो और प्रकार के आंदोलन रहे हों। इन आंदोलनों के माध्यम से ही ये आंदोलन ही एक स्वरूप भारतीय जनता पार्टी ने अडॉप्ट किया था कि वो लगेंगे। अब वो आंदोलनों में लगे रहे, लेकिन 2014 में जब फुल फ्लैश सरकार बैठी तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की कुछ स्ट्रैटेजी भिन्न हो गई कि भाई अब तो हम सत्ता में हैं और जो सत्ता में है वो आंदोलन कैसे करें। केजरीवाल तो है नहीं कि सत्ता में रहेंगे भी और आंदोलन भी अपने ही प्रदेश में करेंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन का रास्ता कुछ समय के लिए या हल्का करके और सत्ता के रास्ते पर वो बैठे और सत्ता का जो उनको अधिकार मिला उससे रिफॉर्म करने का प्रयास करने लगे। जबकि हम सब जानते हैं कि केंद्र में सरकार का मतलब 3 विषयों पर स्पेशलाइजेशन होता है। पहला स्पेशलाइजेशन विदेश नीति पर होता है, दूसरा स्पेशलाइजेशन डिफेंस पर होता है और तीसरा स्पेशलाइजेशन कम्युनिकेशन पर होता है। कुछ विषय और भी वो 7वीं अनुसूची के अनुसार लिए जा सकते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य सरकार के पास ही होता है, प्रॉपर्टी राज्य सरकार के पास ही होती है। तो लॉ एंड ऑर्डर चूंकि राज्य सरकार के पास होता है, प्रॉपर्टी राज्य सरकार के पास होती है, इसलिए तुष्टीकरण कौन कर सकता है? तुष्टीकरण तो राज्य सरकार कर सकती है। केंद्र सरकार भ्रष्टाचार रोक सकती है, केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल कर सकती है भ्रष्टाचार रोकने के लिए, भ्रष्टाचार पकड़ने के लिए। सीबीआई का इस्तेमाल कर सकती है अगर वो नेशनल लेवल का कोई मामला आ गया। एनसीबी का इस्तेमाल कर सकती है अगर वो नेशनल लेवल पर कहीं पर नार्कोटिक प्रॉब्लम आ गई। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य सरकार के पास ही होता है और जो सक्सेशन है, जो प्रॉपर्टी है, वो राज्य सरकार के पास होती है। तो आप सोचिए कि लॉ एंड ऑर्डर और लोगों के अधिकार
यानी कि प्रॉपर्टी में उनके अधिकार, फैमिली के डिस्प्यूट, वो सब राज्य सरकार के पास होते हैं। इसलिए इंटरनल सिक्योरिटी में, भारत के अंदर के मामलों में बहुत बड़ा रोल राज्य सरकारों का होता है, केंद्र सरकार का कम होता है। इसलिए, और कॉन्स्टिट्यूशन में चूंकि सेपरेशन ऑफ पावर दे रखा है, इसलिए केंद्र सरकार ऐसा भी नहीं कर सकती कांग्रेस की तरह कि 356 बार लगा दिया और वहां राष्ट्रपति शासन लगा दोगे, वहां गवर्नर रूल लगा दोगे। ये भारतीय जनता पार्टी के सैद्धांतिक पक्ष में तो नहीं हो सकता। क्या है, जो जिस प्रकार की लड़ाई है वैसी लड़नी। अब बंगाल में पोस्ट पोल अलायंसेस में जो कुछ पोस्ट पोल वायलेंस हुए, उन पोस्ट पोल वायलेंस में लोगों को उम्मीद थी कि 356 लगा दिया जाएगा, और कहना भी लोगों ने शुरू किया 356 लगा दें। 356 केंद्र सरकार ने लगाई नहीं। उसका कारण मुझे लगता है जो ये होगा कि 356 लगाने के बाद चुनाव में तो फिर से जाना पड़ेगा, और चुनाव में लोगों का विश्वास चाहे डर से हो और चाहे लाभ से हो, लोगों का विश्वास उसी कैडर पर है जो कम्युनिस्ट पार्टी का कैडर वहां पर है, और उसकी मुखिया आज की तारीख में तृणमूल कांग्रेस के नाम से ममता बनर्जी है। इसलिए चुनाव फिर से अगर आप करवा लेंगे तो भी ममता बनर्जी सत्ता में आ जाएगी, और ममता बनर्जी अगर 6 महीने बाद फिर सत्ता में आ गई तो 356 कितने बार लगाएंगे, प्रेसिडेंट रूल कितने बार लगाएंगे। भारत में आफ्टर ऑल कानून का शासन है, इसलिए कानून के शासन में इंसाफ दिलाया जा सकता है, लेकिन जो मुख्य चीज है सेपरेशन ऑफ पावर में, वो तो राज्य सरकार के पास ही है। तो भारतीय जनता पार्टी जिसने आंदोलन का रास्ता ढीला कर लिया था और दूसरा रास्ता पकड़ लिया था, उसने बंगाल में पुनः ममता बनर्जी के कार्यक्रमों से, ममता बनर्जी के इन जो वो कर रही हैं राज्य में, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अपने पुराने रास्ते पर उतर आई है, जो वो सन 1951 से लेकर और 2014 तक करते रहे। उस रास्ते में आंदोलन करना, घेराव करना, मुद्दों को जमीन पर लाना, रोड पर लाना, बिना वायलेंस के प्रदर्शन करना, ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को लेकर रोड पर आती रही। क्यों? क्योंकि विचारधारा के आधार पर बिल्कुल वो 90 डिग्री एंगल पर हैं, 180 डिग्री पर दो खड़े हैं, सीपीआई या तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों 180 डिग्री पर हैं। एक राष्ट्रवाद को मानता है और एक तुष्टीकरण को मानता है। एक सत्ता हासिल करना उसका उद्देश्य रहता है, और उस सत्ता को दिलवाने के जो माध्यम है, उन माध्यमों को लाभ देना और उनके आधार पर अपने कैडर को मेंटेन रखना, ये तृणमूल कांग्रेस या सीपीआई का काम है, कम्युनिस्ट पार्टियों का काम है। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत बेस चलने वाली पार्टी, वो सिद्धांतों के आधार पर राष्ट्रवाद का मुद्दा लेकर आती है, हिंदुत्व का मुद्दा लेकर आती है। तो जो दो 180 डिग्री पर खड़े हुए हैं, तो रास्ता क्या है? लोगों को कन्विंस करना, लोगों को तैयार करना। मामला तो वही है कि जिसके पास संख्या बल ज्यादा होगा वही वहां परिवर्तन ला सकता है। असम में किया गया, असम में बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत कुछ किया गया। सर्बानंद सोनोवाल उसमें अग्रणी भूमिका में थे। बाद में उनके साथ 2015 में हेमंत बिश्व शर्मा भी मिल गए, सरकार में आ गए। तो सवाल यहां पर था कि असम में जब सरकार बन गई, असम बंगाल से ज्यादा खतरनाक राज्य था, लेकिन एक एजेंडा लेकर वहां पर गए और वहां आंदोलन का रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने जो छेड़ा, उसका परिणाम निकला कि असम में तुष्टीकरण के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। जब असम 2.0 आया तो हेमंत बिश्व शर्मा उन मुद्दों को, जो बीजेपी के मुद्दे हैं, जो बीजेपी का रास्ता है, जो बीजेपी की सोच है, उसको ज्यादा प्रमुखता से लेकर आते हैं। इसलिए सर्बानंद सोनोवाल जी को केंद्र की पॉलिटिक्स में ले लिया गया, और इधर हेमंत बिश्व शर्मा भले ही कांग्रेस से आए हों, लेकिन विचार चूंकि मिल गया और विचार का पोषण वो कर रहे हैं, इसलिए वहां सरकार बन गई। और असम में जो पिछले 6 वर्ष से सरकार चल रही है, वो अपने आप में एक अद्वितीय इलस्ट्रेशन है, जहां पर बंगाल से ज्यादा प्रतिशत विरोधियों का हो और वहां पर सरकार चल रही है और अच्छे से चल रही है। चाहे मदरसों पर एक्शन लेना, चाहे टेररिस्टों पर एक्शन लेना, चाहे वहां देश विरोधी गतिविधियों पर एक्शन लेना, ये सब काम असम में चल रहे हैं। वही रास्ता जो बंगाल में अपनाना चाहिए था, 2020 में अपनाया भी गया था, लेकिन फिर वो धीरे से ठंडा पड़ गया, वो रास्ता फिर से बंगाल में अपना लिया गया है, ताकि लोगों को ये विश्वास हो कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आ जाती है तो वो हमारी सुरक्षा कर सकती है। बंगाल में सबसे बड़ा प्रश्न 2020 के चुनाव के बाद जो आया था, वहाँ पोस्ट पोल
वायलेंस में, वो यही आया था कि लोगों ने प्रश्न खड़े करने शुरू किए और जो कमज़ोर दिल वाले थे वो टीएमसी की तरफ वापस गए। बाबुल सुप्रियो मैं व्यक्तिगत जानता हूं कि वो जादवपुर यूनिवर्सिटी में हमारे साथ थे। मेरे भाषण पर जादवपुर यूनिवर्सिटी में जब उनको चूँकि स्टेज देना था और वो केंद्रीय मंत्री थे, तो क्या हुआ वो हम देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव परिवर्तन आया और भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि बाबुल सुप्रियो उस ताकत से नहीं कर सकते और बाबुल सुप्रियो कहीं ना कहीं टीएमसी का बैकडोर से सपोर्ट करते हैं, टीएमसी को लाभ हो रहा है, तो बाबुल सुप्रियो को केंद्रीय मंत्री के पद से हटा दिया। बाबुल सुप्रियो कमजोर हृदय के आदमी निकले और वो सीधे टीएमसी के साथ जाकर मिल गए। ऐसे बहुत सारे लोग, मुकुल राय जैसे, वो टीएमसी के साथ पुनः चले गए क्योंकि उनको ये पता लग गया 2020 की ये चुनाव के बाद कि भैया इन मामलों में किसी प्रकार से भी हम प्रिवेल नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार के पास है, प्रॉपर्टी के मामले राज्य सरकार के पास हैं, सक्सेशन का मामला राज्य सरकार के पास है, एडमिनिस्ट्रेशन राज्य सरकार के पास है। इसलिए मेरा भला राज्य सरकार के साथ है, केंद्र सरकार के साथ नहीं है। और जो वायलेंस हुआ उसमें कहीं हम भी निपट ना जाएं। तो संघर्ष करने की शक्ति जिनमें नहीं थी और जिनको सत्ता का लाभ चाहिए था, वो सब वापस चले गए। लेकिन शुभेंदु अधिकारी, लॉकेट चैटर्जी, दिलीप घोष और जो नए संगठन मंत्री 2020 में अमिताभ चक्रवर्ती बैठे, उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया कि आफ्टर चुनाव के बाद कैसे। तो लोग कहते थे कि बंगाल में ठंडे पड़ गए। अमिताभ चक्रवर्ती ने स्ट्रैटेजी बनानी शुरू की और उस स्ट्रैटेजी का परिणाम पहला बड़ा मूवमेंट कल किया गया। सेक्रेटरीट घेरो, ऐसा एक आंदोलन शुरू किया गया। सेक्रेटरीट घेरो में 3 अलग अलग टीमें बनाई गई। उन टीमों को किसी न किसी तरह से अलग अलग लोगों ने उसको लीड किया। कहीं से लॉकेट चैटर्जी ने लीड किया, तो कहीं से शुभेंदु अधिकारी ने लीड किया, कहीं से दिलीप घोष ने उसको लीड किया। अलग अलग करके तो कोई यात्रा जो हावड़ा मैदान है वहाँ से शुरू हुई, तो कोई दूसरी गली से शुरू हुई, तो कोई तीसरी जगह से शुरू हुई। कुल मिलाकर एक बड़ी संख्या सेक्रेटरीट की तरफ पहुंची, जिसको नवन्ना अभियान कहते हैं। वेस्ट बंगाल नवन्ना अभियान। तो वेस्ट बंगाल के नवन्ना अभियान की तरफ अभियान को छेड़ते हुए सेक्रेटरीट घेरो और ममता बनर्जी जो वहाँ पर कर रही हैं, या उनकी सरकार में इतने सारे पैसे लोगों, उनके मंत्रियों और उनके चाहने वालों के साथ मिले हैं, क्यों नहीं उनको टर्मिनेट करते, क्यों नहीं उनको सस्पेंड करते, क्यों पार्टी में रिफॉर्म नहीं लाते। और बहुत कुछ जो गड़बड़ हो रहा है, वो एजेंसियां जिस प्रकार से खोज कर ला रही हैं, उस प्रकार से वहाँ मूवमेंट होना चाहिए, ताकि कार्यकर्ता का वहाँ अभियान, कार्यकर्ता को बल मिले, कार्यकर्ता को ये आश्वासन मिले कि कल को अगर कोई बात होती है तो मैं सुरक्षित हूँ, कल को कोई बात होती है तो बंगाल में मेरे पास टीम है। अब देखिए, किसी भी राज्य में टीम होगी बीजेपी के पास, लेकिन वो हर कदम पर तो बंगाल में खड़ी नहीं हो सकती, और लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार के पास ही। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि झारखंड से टीम आप वहाँ भेज दें, ऐसा नहीं हो सकता कि बिहार से वहाँ भेज दें, ऐसा नहीं हो सकता कि असम से वहाँ भेज दें। कितने दिन, कब तक? इसलिए लोकल टीम ही बनानी पड़ेगी और कार्यकर्ताओं में विश्वास जागृत करना पड़ेगा। चुनाव में विश्वास जागृत अगर नहीं हुआ तो 2019 के चुनाव में 18 सीटें कैसे आईं, और अगर विश्वास हासिल नहीं किया तो फिर अभी विधानसभा के चुनाव में 70 से ऊपर सीटें कैसे आईं। इसका मतलब ये हो गया कि कार्यकर्ताओं में विश्वास है, लेकिन जो ये भगदड़ मच रही है, वापस जा रहे हैं जो डरपोक टाइप के लोग, इनको कैसे विश्वास दिलाया जाए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को शुक्रिया कहना चाहिए ममता बनर्जी का, कि ममता बनर्जी ने मजबूर कर दिया कि वो अपने पुराने रास्ते पर रहते हुए वहाँ आंदोलन करें। अमित शाह जी ने ये आश्वासन स्टेट यूनिट को दिया, मैं सीधा कंट्रोल करूंगा, मैं सीधा देखूंगा। जैसे अमित शाह जी किसी समय 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने थे और उत्तर प्रदेश से एक आमूलचूल परिवर्तन दिखाई दिया। दूसरा कारण ये भी है, और अब वो कोलकाता, अब वो बंगाल को देख रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपने सबसे विश्वास पात्र सुनील बंसल, वहाँ के प्रभारी नहीं हैं, प्रभारी थे, लेकिन फिर भी सुनील बंसल जी, जो कि उत्तर प्रदेश में उनके बड़े खास रहे 2014 के चुनाव से और बाद में भी, वो सुनील बंसल जी को वहाँ भेज दिया। और इसके अतिरिक्त कुछ महासचिव,
संगठन मंत्री और जो वहाँ के लीडर्स हैं, उन सब की एक स्ट्रैटेजी बनाकर वहाँ काम किया। अब सुनील बंसल बंगाल में करेंगे क्या, ये तो किसी को नहीं मालूम, क्योंकि टीम तो वहाँ की है। लेकिन लोगों में ये विश्वास जरूर उनके जाने से जगेगा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा उनको लेकर लोगों ने कहा कि भाई बहुत अच्छे संगठनकर्ता हैं। क्या है क्या नहीं है वो पता नहीं। हालांकि उत्तर प्रदेश तो पहले से संगठनात्मक रूप से अच्छा था, लेकिन सरकार नहीं बन पा रही थी, इसलिए जो संगठन मंत्री रहता क्रेडिट उसी को जाता है सरकार बनने का। तो संगठन मंत्री चूंकि वो थे, इसलिए ये भी माना गया कि भाई इनका जाना वहां कार्यकर्ताओं को बल देगा। इसलिए ये अच्छा प्रदर्शन, और उस प्रदर्शन में चूंकि कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तारियां की हैं, चूंकि कोलकाता पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, चूंकि कोलकाता पुलिस ने लगभग 400 लोगों को घायल कर दिया। अब ये जब उधर से शुरू हुआ तो स्वाभाविक सी बात है कि इधर से भी कुछ ना कुछ हुआ होगा अपने बचाव में। अब ऐसे में एक गाड़ी में आग लगती बताई गई कि भाई ये पुलिस की गाड़ी में आग लग गई। ऐसे में पुलिस कमिश्नर क्राइम वहां के ये कहते हैं कोलकाता के कि भाई हमारे पुलिस वाले भी इसमें घायल हुए हैं, संभव है, हो सकता है क्लैशेस होंगे तो ये हो ही सकता है। लेकिन राज्य सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने सबको डिटेन किया, गिरफ्तारियां की और लाठीचार्ज करवाया, वाटर कैनन छुड़वाए, आंसू गैस के गोले छुड़वा सकते हैं। जो कर सकती थी राज्य सरकार उसने सब कुछ किया जो वो कर सकती थी। लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी बाबुल सुप्रियो की तरह भागी नहीं, लड़ती रही और अंत भला तो सब भला। हालांकि मामला हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट में कहा गया जब अनुमति थी, जब प्रोटेस्ट चल रहा था, प्रोटेस्ट जब लगातार ये कहा जा रहा है किसान आंदोलन में भी प्रोटेस्ट करना राइट है, ये वाले आंदोलन में भी प्रोटेस्ट करना राइट है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है और राइट ये डिसाइड कर दिया लोगों ने कि प्रोटेस्ट करना राइट है, तो फिर आपने उनके ऊपर लाठीचार्ज क्यों किया, जवाब दे। इसलिए हाई कोर्ट ने भी टीएमसी से मतलब सरकार को नोटिस कर दिया और उनसे कहा जवाब दीजिए कि आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है, गलत क्या हो रहा है और क्यों आपने लाठीचार्ज किया। अब डिटेल रिपोर्ट बनाकर वो देंगे, जो भी देंगे अच्छी खराब। लेकिन मैं शुभकामनाएं ममता बनर्जी को ही दे सकता हूं कि ममता बनर्जी, शुभकामनाएं से मतलब मैं धन्यवाद ममता बनर्जी को ही दे सकता हूं। शुभकामनाएं तो उनको देना बड़ा कठिन काम होगा, कठिन काम से मतलब है बड़ा दुर्लभ काम होगा कि उनको शुभकामनाएं दे दी जाएं। लेकिन उनको धन्यवाद जरूर दिया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ओरिजिनल रोल में बंगाल में दिखाई दी और उसके परिणाम अब आते दिखाई देंगे, निश्चित रूप से उसके परिणाम आएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।